नमस्कार। माइक्रोराइजा के बारे में आपने खूब वीडियो देखे होंगे, खूब सुना होगा। आज हम इस वीडियो में माइक्रोराइजा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये डाउट मेरे को यूट्यूब से और कई बार पर्सनली इस तरीके से मिले हैं, तो इन सभी डाउट्स को मैंने कंपाइल करने की इस वीडियो में कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि माइक्रोराइजा क्या काम करता है। माइक्रोराइजा एक फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन करके पौधों से कुछ शुगर और भोजन के रूप में कुछ मटेरियल लेता है। उसके बदले में पौधे को जो सॉइल में इमोबाइल फॉस्फोरस पड़ा रहता है या फेरस या जो जिंक पड़ा रहता है वो प्लांट की जड़ को लाके देता है। प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है दूर से लाकर। एक क्वेश्चन ये आपका हो सकता है, हम कौन सा माइक्रोराइजा लें? तो माइक्रोराइजा दो टाइप के होते हैं, एक एक्टोमाइराइजा माइक्रोराइजा होता है, एक एंडो माइक्रोराइजा होता है। जनरली जो माइक्रोराइजा आपको मिलता है वो एंडो टाइप का होता है। एंडो मतलब वो रूट के अंदर भी होता है और बाहर तो फैला ही होता है, यानी रूट प्लांट के सिस्टम के अंदर भी होता है, तो न्यूट्रिएंट को सीधा पौधे के अंदर तक देता है, तो एंडो ही मिलता है। इसके बारे में आपको ज्यादा बोधर करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी फसल में माइक्रोराइजा को हम काम में ले सकते हैं? तो इस धरती के ऊपर जितने भी पौधे हैं वो उनमें से 90 से 95% पौधों के साथ माइक्रोराइजा का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि आप सभी प्लांट में माइक्रोराइजा को यूज कर सकते हो। फसलों में, फूलों में, सब्जियों में, बड़े पौधों में, फल वृक्षों में, सब में आप माइक्रोराइजा को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या माइक्रोराइजा डिजीज कंट्रोल करता है? माइक्रोराइजा डिजीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, इसका कोई फंजीसाइडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके कम्पिटिटिव बिहेवियर की वजह से या वो रूट के ऊपर या उस एरिया के अंदर यदि वो अडर करता है तो उसकी वजह से बाकी फंगस को नहीं आने देता है। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट के अलावा और इसका क्या फायदा है? माइक्रोराइजा न्यूट्रिएंट के अलावा प्लांट को मॉइस्चर अवेलेबल करवाता है और इसके अलावा सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक करता है, क्योंकि ये माइक्रोराइजा कुछ ग्लू निकालता है जो मृदा के कणों को आपस में जोड़ के रखता है। इसके साथ में इसमें से कुछ ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी निकलते हैं जिसकी वजह से मिट्टी की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। क्या कंपोस्ट या गोबर की खाद में माइक्रोराइजा होता है? तो आई थिंक नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि माइक्रोराइजा सहजीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो जब पौधे होंगे और उसकी जड़ होगी तभी ये वहां सरवाइव कर पाएगा। आपके कंपोस्ट या एम5 में पौधे होते नहीं है तो ये सरवाइव कैसे करेगा? फिर कंपोस्टिंग के टाइम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो 60 डिग्री या इससे ऊपर टेम्परेचर पे माइक्रोराइजा का सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आप कंपोस्ट के साथ में यदि माइक्रोराइजा देना भी चाहें तो जब कंपोस्ट बन जाए उसके बाद में एकदम वो कूल हो जाए, उसके बाद में उसके अंदर माइक्रोराइजा को आप मिक्स करके फिर आप सॉइल के अंदर दे सकते हो। माइक्रोराइजा को कैसे देना चाहिए? माइक्रोराइजा को देने के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो पौधे की जड़ है उसके साथ में माइक्रोराइजा फिजिकली अटैच हो जाए। तो यानी आप एक बीज उपचार कर सकते हो। बीज उपचार करोगे तो बीज के जस्ट नीचे जो रूट निकलेगी उस रूट के साथ में वो माइक्रोराइजा अटैच हो जाएगा, एक तरीका हो सकता है। या आप जो सीडलिंग लगा रहे हो, नर्सरी लगा रहे हो, उसको डुबो के माइक्रोराइजा के सॉल्यूशन में डुबो के और फिर लगा सकते हो ताकि माइक्रोराइजा की फंगस उसकी जड़ पे लग जाए। या आप सोइल ट्रीटमेंट कर सकते हो बुआई के पहले नमी की अवस्था में, मिट्टी के अंदर हो सके तो 1-2 दिन के लिए मिट्टी में मिक्स करके माइक्रोराइजा को रखें ताकि उस जमीन के उस मिट्टी में उसको रहने या मल्टीप्लाई सर्वाइव करने की उसकी दर बढ़ जाए। और उसके बाद में जब खेत में नमी हो बुआई के पहले आप फेंक दें उसको। बहुत तेज धूप में ना फेंके तो बेहतर होगा। उसको माइक्रोराइजा फेंकने के बाद में आप उसमें बुआई कर दें या जुताई कर देंगे तो वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। जब भी आपके पौधे उगेंगे तो उनकी जड़ें माइक्रोराइजा के साथ में अटैच हो जाएंगी। माइक्रोराइजा की डोज क्या होनी चाहिए? माइक्रोराइजा को जनरली सीडलिंग ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट में 2 से 10 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से या प्रति लीटर पानी के हिसाब से लिया जाता है। और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए इसकी डोज है 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर या 4 से 5 किलो प्रति एकड़। मिट्टी में मिला के आप खेत में डालें या आप कंपोस्ट में बनी हुई या आप वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके भी इसको खेत के अंदर अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोराइजा को कब अप्लाई करना चाहिए? तो माइक्रोराइजा को जैसा कि मैंने बताया, अपना बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि ये जड़ के साथ में जितना जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। तो माइक्रोराइजा को आप या तो बीज उपचार में दें या सीडलिंग ट्रीटमेंट में दें या भूमि उपचार में दें। बड़े पौधे हैं उनमें आप उनकी खुदाई करके उनकी जड़ों के आसपास बाद में भी दे सकते हो। आप ड्रिप के मार्फत भी प्लांट के अंदर माइक्रोराइजा दे सकते हो। माइक्रोराइजा पर फंजीसाइड का क्या असर होता है? ऑब्वियसली ज्यादातर फंजीसाइड का माइक्रोराइजा पे नेगेटिव इफेक्ट होता है।
कुछ फंजीसाइड हैं जो माइकोराइजा के लिए सेफ भी हैं, पर आप मोटा मोटा इतना ध्यान रखें, यदि फंजीसाइड है तो माइकोराइजा को नुकसान कर सकता है। यदि संभव हो तो 3 से 4 वीक का आप गैप दें माइकोराइजा एप्लीकेशन में और फंजीसाइड एप्लीकेशन में, वो बेहतर रहता है यदि संभव हो तो। क्या डीएपी या एसएसपी देने से माइकोराइजा पे नेगेटिव इफेक्ट होता है? क्या फास्फोरस का माइकोराइजा पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब प्लांट को पर्याप्त फास्फोरस मिलेगा तो शुरू में, जैसे ये आपकी जड़ है और यहाँ माइकोराइजा की फंजाई है, तो जड़ आपको सिग्नल निकालती है, उन सिग्नल की वजह से माइकोराइजा उससे अटैच होता है। यदि पौधे को पर्याप्त फास्फोरस ऑलरेडी हम डीएपी एसएसपी दे देंगे तो वो सिग्नल देने का काम वो थोड़ा अपना ढीला कर देता है, इसकी वजह से उनका इनिशियल अटैचमेंट नहीं होता है। यानी कि यदि माइकोराइजा आप दे रहे हो और अड़ाप शड़ाप यदि उसमें डीएपी फास्फोरस दे रहे हो साथ में, तो हो सकता है माइकोराइजा के साथ प्लांट उतना ज्यादा उस मतलब एसोसिएशन या सिम्बायोसिस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपका प्रश्न होगा कि आप कहते हैं हर जमीन में माइकोराइजा होता है तो हम अलग से अप्लाई क्यों करें? इसका आंसर बॉस ये है कि आपकी सॉइल में माइकोराइजा होता है, लेकिन आपको अलग से देना चाहिए, क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे हम जुताइयाँ करें या हम पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करें या बहुत ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करें, या जितने भी ऑपरेशन है, या हम खेत में आग लगाएं या हम खेत में प्लोविंग करके उसको एकदम खुला छोड़ें, जिसका एक एंगल है कि उससे इंसेक्ट और डिजीज कंट्रोल होती है, लेकिन दूसरा एंगल है कि ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स उसमें चले जाते हैं। तो इन सब ऑपरेशन की वजह से माइकोराइजा होता है, लेकिन उसका काउंट हमारी सॉइल के अंदर कम होता है, और हो सकता है जो स्ट्रेन हमारी सॉइल के अंदर है वो उतनी ज़्यादा इफिशियंट नहीं होगी फास्फोरस को या एफी जिंक को और बोरोन को प्लांट को अवेलेबल कराने के लिए। इसलिए हमें एडिशनल यदि बाहर से हम माइकोराइजा देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेन होती हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाती हैं और इफिशिएंटली इन न्यूट्रिएंट को प्लांट को प्रोवाइड करवा पाती हैं। इसलिए हमें एडिशनली ये माइकोराइजा ऐड करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि माइकोराइजा हमारी सॉइल के अंदर बना रहे? तो सिंपल सी बात है कि हमारी खेत में हमेशा वनस्पति बनी रहे और कम से कम हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। यदि वनस्पति बनी रहेगी, एक ये मानने और न मानने की बात है, जो नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में बिलीव रखते हैं वो लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि यदि हमारी सॉइल में कंटिन्यू प्लांट रहेंगे तो उसके साथ माइकोराइजा रहेगा, वो उनके साथ एसोसिएट रहेगा। अदरवाइज हम एक फसल ली, जैसे हमने धान की फसल ली और उसके साथ माइकोराइजा था, लेकिन धान कट गया, फिर ऊपर से हमने आग लगा दी, तो माइकोराइजा का कितना काउंट बचा होगा? तो ये हमारे लिए एक है। तो इसलिए जो प्राकृतिक खेती में बिलीव रखते हैं वो ये भी मानते हैं कि ईयर द राउंड खेती के अंदर फसल होनी चाहिए, और वीड जितने भी हैं, खरपात जितने, उनको जीरो कभी नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ क्वांटिटी उनकी रहनी चाहिए। यदि आपकी फसल भी नहीं रही तो वीड रहा, वीड के ऊपर भी ये मल्टीप्लाई कर लेगा, और जब आपकी फसल आएगी तो उसके ऊपर भी ये माइकोराइजा शिफ्ट हो जाएगा। माइकोराइजा पे जितने भी प्रश्न किसान के एंगल से बनते हैं उन सभी का मैंने जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो में। प्लीज़ इस जानकारी को खूब शेयर करें। आपको ये जानकारी पसंद आती है और मैं वैज्ञानिक जानकारी इस चैनल पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।